हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और इस वीडियो में हम हमारे यूनिट 4 के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जो कि है द ट्रेजर विद इन चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसमें हम हमारे कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस और आखिरी की एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस पढ़ के आंसर देखेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आंसर लिखे कैसे जाते हैं। हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहानियाँ हैं जिनके आंसर आपको आते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आंसर को आप कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आंसर बनाने कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 28 से। क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट? उनको रात को बुरे सपने किस चीज़ के आते थे मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर को? सबसे पहले तो बताएंगे कि सपना क्या होता है। अ नाइटमेयर इज इट बैड ड्रीम और हॉन्टिंग फियर। हम एकदम से डर के मारे, आपने मूवीज़ में देखा होगा जो हॉरर मूवीज़ होती हैं, कोई जो भी है एक्टर या एक्ट्रेस, वो सो रही है बढ़िया और उसको एकदम से सपना आएगा और वो अचानक से उठ जाएगी, सांस फूल जाएगी, है ना, डर लग जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। बस वही तो नाइटमेयर होता है। तो नाइटमेयर होता है एक बुरा सपना या फिर डरावना, मतलब किसी चीज़ का डर। तो हफीज़ हैड नाइटमेयर्स अबाउट मैथमेटिक्स एग्जाम। उनको ये बुरे सपने आते थे कि वो मैथ्स का पेपर दे रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं आता है, कोई आंसर उनसे नहीं बन पा रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोलता है, What did the principal say to him which influenced him deeply? प्रिंसिपल सर ने उनको क्या कहा जिससे उनका जो है, उनकी भावनाएं बदल गईं और उनका मनोबल बढ़ गया और उनको समझ में आया कि अब मुझे जीवन में क्या करना है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल सर ने कहा, द प्रिंसिपल टोल्ड हफीज दैट ही वॉज अ गुड स्टूडेंट बट ही नेवर स्टडीड। हम देखिए क्या होता है, हमारा आंसर ये है, हमारा ग्राफ, हमारा आंसर यहाँ से शुरू होता है, धीरे धीरे ही ऊपर बढ़ना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से ही ऊपर जाना चाहिए, सीधा ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले बताइए कि प्रिंसिपल जी ने धीरे बहुत छोटी सी बात क्या कही कि वो अच्छे बच्चे थे लेकिन उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी थी। फिर उन्होंने मेन इमोशनल पार्ट पे फोकस डाला कि हिज मदर हैड वर्कड हार्ड टू ब्रिंग हिम अप। आपकी मम्मी ने इतनी मेहनत से पैसे कमा कर आपकी फीस भरी है। इट वॉज द टाइम नाउ टू राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। अब आप देखिए, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये बॉडी हो गई और ये कंक्लूजन हो गया। हमने पढ़ा था एक बार कि हम किस प्रकार से लिखते हैं, इंट्रो देते हैं पहले हम आंसर का, फिर हम मेन आंसर पे आते हैं, मोटिवेशन जिस आंसर की ज़रूरत है, उसके बाद में हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन हो गया कि प्रिंसिपल सर ने कहा आप एक अच्छे बच्चे हो लेकिन आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है, तो आप कहते हो कि आपसे पढ़ाई नहीं करते बनती, सब करते बनेगी अगर कोशिश करोगे तो, ठीक है। तो हमने ये इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद में मेन आंसर ये था, उन्होंने मेन यह चीज़ बोली कि आपके पापा नहीं हैं और आपकी मम्मी ने खुद ने मेहनत करके पैसे कमा कर आपकी फ़ीस भरी है। ये उन्होंने उनको इमोशनली ये चीज़ रियलाइज़ कराई, उसका एहसास दिलाया कि आपको ये समझने की ज़रूरत है। फिर आखिर में है कि अब समय आ गया है कि आप इस ओकेजन पे खुद खड़े हों और मेहनत करें, पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लाएं, और ये कहकर उन्होंने कंक्लूड कर दिया। तो इसी तरीके से हमको सारे आंसर्स लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इन द फील्ड। तो ये डैश फिल करना है, व्हाट वाज ही बिजी डूइंग दैट ईयर। उस साल उन्होंने ग्राउंड पे कदम नहीं रखा। फील्ड पे मतलब वो स्पोर्ट्स पर्सन थे ना, वो तो क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, सीनियर चैंपियन थे, तो उन्होंने उस साल ग्राउंड पे खेलने के लिए नहीं गए। तो वो क्या कर रहे थे, ही वॉज बिजी स्टडिंग दैट ईयर। पहले हम सिर्फ इतना बताएंगे कि वो पढ़ाई कर रहे थे, फिर हम ये बताएंगे कि वो क्या क्या करते थे पढ़ाई में। वो सिर्फ प्रे करने जाते थे, खाना खाते थे और उसके बाद पढ़ाई करते थे। हम पहले सिर्फ इतना बताएंगे कि वो सिर्फ पढ़ाई करते थे, वो प्रे करने जाते थे, वो खाना खाते थे और वो पढ़ाई करते थे। यही 3 चीज़ें वो दिन भर में करते थे। तो इस तरीके से हमने आंसर को डिटेल्ड बना दिया है। जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन आंसर दो, तब तक आप आंसर की डिटेल पूरी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आंसर को ज़बरदस्ती भी बड़ा नहीं करना है, जितना पूछा जाए उतना बताओ। 4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। 1 वर्ड आंसर होते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक शब्द में आंसर करना है। एक सेंटेंस वाले आंसर होते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक सेंटेंस लिख के, एक वाक्य लिख के आपको अपना आंसर जो है बता देना है। तीसरे टाइप के होते हैं आंसर द फॉलोइंग, सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें आपको जितनी ज़रूरत है उतना आंसर दे देना चाहिए, जैसे कि हमने अभी तक देखे हैं।
फिर होते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जाता है कि वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, मतलब आपको कहानी लिखनी है, आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है। आपको पूरा परिचय देना है, आपको पूरा एंड में निष्कर्ष निकालना है, और बीच में आपको आंसर की ज़रूरत लिखनी है कि किस बारे में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 तरीके के क्वेश्चन का 4 अलग तरीके से आंसर लिखा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है ध्यान भटकाना। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने क्या ध्यान भटकाया था यहाँ पर? हफीज को उस दिन पढ़ना नहीं था। हफीज डिडंट वांट टू स्टडी दैट डे, सो ही डिस्ट्रैक्टेड द क्लास and for 1 whole hour he along with his friends played चोर पुलिस। उन लोगों ने चोर पुलिस खेला। एक कोई चोर बन गया होगा, बाकी सारे पुलिस बन गए होंगे, या कुछ लोग पुलिस होंगे, बाकी सारे चोर होंगे, और इस तरीके से उन्होंने 1 घंटे तक स्कूल में चोर पुलिस खेला। क्योंकि सिर्फ हफीज़ का पढ़ने का मन नहीं था, तो उन्होंने सबका ध्यान भटका दिया। अगर आप कंटिन्यूसली किसी के पीछे पड़ते रहेंगे कि चलो खेलो, हो गई पढ़ाई, अब पढ़ाई नहीं करनी, तो बच्चे हैं, बच्चों का तो मन करता है खेलने का, और इसी प्रकार उन्होंने सबका मन भटका दिया। अगले पार्ट में वो पूछते हैं वुड यू हैव लाइक्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद हिम। अगर आप हफीज़ की क्लास में होते और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता, तो क्या आपका खेलने का मन करता? आई वुड हैव अवॉइडेड सच डिस्ट्रैक्शन फॉर द फियर ऑफ टीचर। मन तो आपका करता, मन तो बिल्कुल करता खेलने का। जब पूरी क्लास चोर पुलिस खेल रही है तो आपका मन क्यों नहीं करेगा? लेकिन आपको किस चीज़ से डर लगता? मुझे तो भाई डर लगता कि टीचर आएगी तो डांट पड़ेगी, और जैसे कि हफीज़ ने बताया कि उनको संटी भी पड़ती थी, तो मुझे तो मार से भी डर लगता है ना। मोर ओवर इट वॉज कम्प्लीटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। और स्कूल में जब आपको खेलने का अलग समय मिलता है, तो उसके बाद आपको पढ़ाई के बीच में क्यों खेलना? तो वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है, वो समय बर्बाद करना है एक तरीके से। फिर आते हैं हम पेज नंबर 32 पर कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस, जिसमें वो हमसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं हफीज कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट ही। उनको पुलिस फोर्स ज्वाइन करना था, तो उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं करी? हफीज वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स बट हिज मदर एडवाइज्ड हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन फर्स्ट, सो ही जॉइंड द जय हिंद कॉलेज इन मुंबई। वो पुलिस फोर्स में जाना चाहते थे, पर उनकी मम्मी ने उनको सख्त मना कर दिया कि नहीं भाई, तुम कोई पुलिस में नहीं जाओगे, आर्मी में नहीं जाओगे, चुपचाप अपना ग्रेजुएशन पूरा करो। मतलब कि हफीज़ के घर वाले भी यही धारणा रखते थे कि आप चुपचाप एक अच्छे से पढ़ाई करो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जो भी करना है वो करो, और एक अच्छी सी डिसेंट सी जॉब में लग जाओ, ताकि आप नॉर्मल पैसे कमा सको। कुछ बहुत हाई फाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस चीज़ में पैसा लगता है, समय लगता है, कई बार वो चीज़ खतरनाक भी हो सकती है। तो उसी डर से उनकी मम्मी ने ये चीज़ कही उनसे कि आप चुपचाप अपना ग्रेजुएशन करो। तो उन्होंने जय हिंद कॉलेज जो है मुंबई में, वहाँ पर एडमिशन ले लिया। अगला क्वेश्चन है इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस Hafiz contractor was advised to drop everything and join architecture. Why? जब वो उधर आर्किटेक्ट के ऑफिस में थे, आर्किटेक्चर के ऑफिस में थे, तो वहाँ पर उनको किसी ने सलाह दी कि सब कुछ छोड़ो भाई, अब सिर्फ आर्किटेक्चर पढ़ने की तैयारी करो। तो ऐसा क्यों कहा गया? इट हैपेंड क्वाइट बाय चांस। ये चीज़ हमने वहीं से उठाई है, जैसा कि मिस बेला को उन्होंने जवाब दिया था कि ये सब एक इत्तेफाक से हुआ है। वन डे ही सॉ समबडी ड्रॉइंग अ विंडो डिज़ाइन। एक विंडो की डिज़ाइन वो बना रहा था, एक व्यक्ति जिसको उन्होंने देखा। ही पॉइंटेड आउट दैट द ड्राइंग वाज रॉन्ग एंड द विंडो वुड नॉट ओपन। उन्होंने कहा कि वो जो ड्राइंग आप बना रहे हैं ये गड़बड़ है, क्योंकि जब आप इस विंडो को असलियत में बनाएंगे तो वो खुल नहीं पाएगी। एंड ही वॉज प्रूव्ड राइट। और उसने कहा था वो दूसरे लोगों द्वारा जब पता किया गया तो वो सही कह रहा था, वो विंडो वाकई में नहीं खुल पाती। हिज कजिन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड। उनके जो कज़िन थे, जो उनकी चचेरी बहन थी, उनके जो पति जो खुद एक आर्किटेक्ट थे, वो ये देखकर चौंक गए कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता, फिर भी इसने सही बात पकड़ ली। ही आस्क्ड हिम टू डिज़ाइन अ हाउस एंड ही डिड दैट। उन्होंने कहा एक घर की डिज़ाइन बना के दिखाओ, और उन्होंने बढ़िया तरीके से बना दी। आफ्टर दैट ही टोल्ड हफीज़ टू लीव एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। क्योंकि वो स्वयं एक आर्किटेक्ट थे, वो समझते थे कि जिस इंसान के अंदर ये कला होती है वो किस प्रकार काम करता है। और उन्होंने हफीज़ को कहा कि तुम बढ़िया एक घर की डिज़ाइन मुझे बनाकर बताओ। हफीज़ ने बना दी तभी के तभी। ये देखकर वो और ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा चलो एक काम करो, ये जय हिंद कॉलेज वाले छोड़ो, तुम तो आर्किटेक्चर पढ़ने की शुरुआत
कर दो। वो समझ चुके थे कि हफीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा हुनर है कि वो ऑन द स्पॉट दी हुई डिज़ाइन बना सकते हैं, जबकि उस व्यक्ति ने आर्किटेक्चर का ए भी नहीं पढ़ा है और स्कूल में भी उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि वो ये चीज़ कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन 3, जिसके भी हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा कहता है, पूछता है हमसे, व्हाट वाज मिसेस गुप्ताज एडवाइस टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। मिसेस गुप्ता ने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को क्या कहा था? व्हेन ही वाज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब वो सेकेंड या थर्ड क्लास में थे, वन ऑफ हिज टीचर्स मिसेस गुप्ता सॉ हिज स्केचेस एंड एडवाइज्ड हिम टू बिकम एन आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रू अप। मिसेस गुप्ता बचपन में, जब वो फर्स्ट सेकंड क्लास में, जब वो अच्छा पढ़ाई करने जब अच्छा पढ़ाई कर रहे थे, तो मिसेस गुप्ता ने कहा कि तुम वैसे तो बहुत मस्तीखोर बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे स्केचेस बहुत ही प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। तो अगर जब तुम बड़े होते हो और पढ़ाई में कुछ नहीं होता है ना, तो आर्किटेक्ट बन जाना। तो ये बात उन्होंने कही थी। और बताओ, ये बात तो सच हो गई हफीज़ के जीवन में। तो कई ऐसे शिक्षक हमारे जीवन में आते हैं जो हमको बहुत ही बढ़िया एडवाइस, बहुत बढ़िया हिदायत दे के जाते हैं और वो हमारे जीवन भर के लिए ज़रूरी लगती है। वॉट मेड हर एडवाइस सो, उन्होंने ऐसा क्यों एडवाइस किया, ऐसी क्यों सलाह दी? शी एडवाइज्ड हिम सो ऑन सीइंग हिज फाइन स्केचेस, उनके इतने सुंदर जो स्केचेस थे उनको देखते हुए उन्होंने ये उनको सलाह दी थी कि जब आपकी ड्राइंग इतनी सुंदर है, अब किसी भी चीज़ को इतनी बारीकी से बना लेते हो, तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हो। अब जिस किसी की भी ड्राइंग अच्छी है, आपके भी दोस्त अगर हों जिनकी पेंटिंग या स्केचिंग की स्किल बहुत ही शानदार है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब वो किसी, मान लीजिए सिर्फ आँख का स्केच बनाते हैं, तो वो सिर्फ आँख को ऐसे नहीं बनाते कि ये आँख हो गई, ऊपर के ये आई लैशेज़ हो गए, अंदर की प्यूपिल बना दिया, नहीं, वो आँखों की नसों तक पे फोकस डालते हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ हाथों की जो कला है सिर्फ वो नहीं, उनका ऑब्जर्वेशन भी उतना ही शानदार होता है। और इसी प्रकार जैसे इस हफीज़ के हाथ बहुत अच्छे थे ड्राइंग और स्केचिंग में, तो ताकि वो किसी बनी हुई ड्राइंग को उतार सकें पेपर पे, उनकी आंखें भी उतनी ही बारीकी को देखती हैं। और इसीलिए जैसे वो क्वेश्चन में, वो चैप्टर में मेंशन करते हैं ना, वो बोलते हैं कि मुझे प्लान नहीं पता था, मुझे सेक्शन नहीं पता था, पर मुझे ये ज़रूर पता था कि किसी चीज़ को ऊपर से देखा जाए तो वो कैसा लगता है, और इसलिए उन्होंने घर का नक्शा इतनी फटाफट बना दिया। क्वेश्चन 4 में वो पूछते हैं, हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट अ बटन। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी थी कि बच्चे जब बटन खो देते थे अपना एक खेलते वक्त या मस्ती करते वक्त, तो वो सब भाग के हफीज़ के पास जाते थे। और हफीज़ क्या करते थे? व्हेन अ फेलो स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, हफीज़ वुड कट अ बटन फॉर हिम फ्रॉम चॉक यूजिंग अ ब्लेड। जो चॉक होती है जिससे हम बोर्ड पर लिखते हैं, उसको लेते थे और उनके पास एक ब्लेड रहती थी, उससे ब्लेड से बढ़िया अच्छे से शेप में काट कर एक शिल्पकार, एक कारीगर की तरह उसे काट कर बटन बना देते थे, जो कि बच्चों के लिए काम आती थी क्योंकि वो बटन खो देते थे। तो ये उनकी कला थी, जो वो अब जाके उनको एहसास होता है कि वो ये सब कुछ कर लेते थे, पर तब उनको ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि ये एक कला हो सकती है, ये एक मेरा हुनर हो सकता है ना। तब हम बच्चे रहते हैं तो हम मस्ती मजाक में लेते हैं कि अरे पता है वो दीवार पे से कूद के उल्टा घूम जाता था। तब उसे समझ में नहीं आता कि शायद से वो जिम्नास्ट बन सकता है, शायद से वो डांसर बन सकता है। हम तो बस कहते थे कि वो बच्चा बड़ा मस्तीखोर था, है ना। तो बस वहीं पे हफीज़ को ये एहसास नहीं हुआ था, पर उनके अंदर एक शिल्पकार, एक कलाकार हमेशा से था। क्वेश्चन नंबर 5, हम उसी पेज पर चल रहे हैं। कहता है कि विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज अ स्कूल बॉय। एक स्कूल का बच्चा होने के टाइम पर उन्होंने क्या नियम तोड़े थे? एज अ स्कूल बॉय ही नेवर स्टडीड अंटिल हिज 11th, ही ऑलवेज कॉपी टू पास द एग्जामिनेशन। एक स्कूल का बच्चा जब तक वो थे तो उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, अपने 11th स्टैंडर्ड तक वो हमेशा कॉपी करते थे एग्ज़ाम से पास होने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि वो कभी भी पढ़ाई नहीं करी थी और वो सिर्फ चीटिंग करके पास होते थे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला हिस्सा आता है, व्हाट इज़ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की गणित की क्या परिभाषा उन्होंने बताई थी? अकॉर्डिंग टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, मैथ्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुटिंग डिज़ाइन। मैथ्स की उन्होंने खुद की परिभाषा क्या बताई थी कि हमें डिज़ाइन को जोड़ना, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट करना, साइकोलॉजी, है ना, मतलब अपने मनोबल, मानसिकता को उसमें लगाना कि आप किस हिसाब से सोचते हैं कैसा होगा,
एंड सोशोलॉजी, वातावरण को देखना समझना, इन सब चीज़ को जब हम एक साथ मिला लेते हैं तो उससे जो एक स्केच बनता है वो गणित होता है। तो ये गणित कहीं ना कहीं वैसा है, हम बोलते हैं ना कि गणित लगाना है अपना, तो गणित का मतलब आज ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें करें, डिवीजन करें, है ना, यूनिटरी मेथड लगाएं या फिर कोई मीन मीडियन मोड निकाल लें। गणित का मतलब ये नहीं होता है। गणित लगाने का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं यहाँ घर बनाऊंगा तो वातावरण कैसा मिलेगा, अगर मैं घर सीधा बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, और बंगलो बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, है ना, डिज़ाइन को उसी में जोड़ना, कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से करना है, कहाँ दीवार कितनी चौड़ी कितनी पतली होगी, ये सारा जो कैलकुलेशन होता है, ये सारी जो गणित होती है, उससे उन्होंने खुद की एक परिभाषा बना ली है और ये उनकी परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पर, जो पूछता है कि हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, डू यू लाइक द सब्जेक्ट। क्या आपको मैथ्स का सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मुझे तो लगता है, भले मुझसे बन नहीं पाता पर मुझे लगता बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स ही ऐसे होते हैं कि आप उनको अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना तो वो आपसे बन जाएंगे। कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट आसान होते हैं जब आप उसे ट्राई करने लग जाते हैं। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिक्स को? मैथमेटिक्स इज द बेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस। ये आप याद रखिएगा कि मैथ्स जो है वो साइंस की ही एक ब्रांच है, साइंस से अलग नहीं है। बट इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू बी गुड इन दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में बहुत ही होनहार होना और अच्छे नंबर ला पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है। हाउएवर आई लाइक दिस सब्जेक्ट, और वैसे भी मैं इस सब्जेक्ट को पसंद करता हूँ या करती हूँ। सब्जेक्ट ये सबको मैंने ऐसा ध्यान दिया है कई लोगों पे कि छोटे बच्चों को अक्सर मैथ्स बहुत पसंद आती है, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है ना, सवालों को हल करने में बहुत मज़ा आता है और इसलिए उनको अच्छा लगता है ये गणित का विषय। आते हैं हम हमारी मेन एक्सरसाइज पर। तो उसका पहला क्वेश्चन है, इट इज़ लाइकली दैट समवन हु इज़ ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल। जो बच्चा, ऐसा कई बार होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओरिजिनल होता है और इंटेलिजेंट होता है, वो ज़रूरी नहीं कि स्कूल में बहुत ही अच्छा करे, वो स्कूल में उतना अच्छा नहीं कर पाता है ना। कई बार ऐसा होता है जिन बच्चों का जो है बहुत ही जल्दी चीज़ें दिमाग में आती है, बहुत जल्दी वो हल कर लेते हैं, चाहे वो कोई सी भी परेशानी हो। सिर्फ गणित के सवाल नहीं, कोई भी परेशानी का हल वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि वो वो अपने अनुभव से सीखे होते हैं, है ना, अपने आसपास के वातावरण से वो चीज़ें सीखते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो स्कूल में अकेडमिक्स में अच्छे नंबर लाएँ। शुड सच अ लर्नर बी कॉल्ड अ फेलियर। क्या एक ऐसे इस तरीके से पढ़ाई करने वाले बच्चे को हम फेलियर कह सकते हैं? इफ़ नॉट, वाई नॉट। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं? तो वो कहते हैं कि अ लर्नर हु इज़ ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट मे अपीयर टू बी अ फेलियर एट स्कूल, बट द चांसेस ऑफ इज डूइंग वेल इन लेटर लाइफ आर ब्राइट। आप स्कूल में जो भी सीखते हैं उससे आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, है ना, उसके आप जो पढ़ाई जो आप किताबों से सीखते हैं वो उससे आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, आप नौकरी पा सकते हैं, लेकिन उस नौकरी में बने रहना, उस नौकरी में और बेहतर करना, वो आप स्कूल में उसी किताबी ज्ञान को और अपने अनुभव को मिलाकर जब आप उसे अपने जीवन पर अप्लाई करते हैं, आप तभी सीखते हैं। अगर आप सिर्फ किताबी ज्ञान से अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं तो शायद वो गलत है, क्योंकि किताबी ज्ञान तो आपको जो ज्ञान देता है आपने कभी उसको पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करी। तो जो व्यक्ति ओरिजिनल होता है, जो असल होता है, रियल होता है और समझदार होता है, वो ज़रूर हो सकता है स्कूल में वो फेल हो जाए या उतने अच्छे नंबर ना ला पाए, लेकिन वो अपने जीवन में कितना बेहतर कर रहा है ये उसके चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इन योर व्यू इज एन अनयूजुअल लर्नर। अनयूजुअल मतलब असाधारण तरीके से पढ़ाई करने वाला बच्चा कौन होता है? एन अनयूजुअल लर्नर कैन बी जीनियस इन एनी सब्जेक्ट। कोई भी एक सब्जेक्ट में वो बहुत जीनियस हो सकता है, उसे हम कहते हैं अनयूजुअल। कई लोग होते हैं जिनको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है लेकिन उससे इंग्लिश नहीं बन पाती, सोशल नहीं बन पाती, है ना, साइंस में उनसे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह नहीं बन पाता होगा, लेकिन मैथ्स बहुत बढ़िया आती है। तो ये होते हैं अनयूजुअल लर्नर, कि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बुद्धू नहीं है, वो समझदार हैं, लेकिन वो एक सब्जेक्ट में बहुत ही अव्वल हैं। ही विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। और वो दूसरे बच्चों से बहुत अलग होते हैं क्योंकि वो असाधारण हैं। वो साधारण बच्चों की तरह सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट में अपनी जान लगा देते हैं, वो होते हैं असाधारण पढ़ने वाले बच्चे।
आखिरी सवाल ये आता है, व्हाट कैन स्कूल्स डू टू ड्रॉ आउट द बेस्ट इन अनयूजुअल लर्नर्स। स्कूल्स को क्या करना चाहिए ऐसे असाधारण बच्चों को और बेहतर करने के लिए। सजेस्ट वट एवर सीम्स रीजनेबल टू यू, ऐसे सलाह देना है जो कि आपको एक कारण, बहुत ही अच्छा कारण लगे। स्कूल शुड स्टॉप ट्रीटिंग ऑल द लर्नर्स एज ऑर्डिनरी, ठीक है, सारे पढ़ने वाले बच्चों को साधारण तरीके से बोलना कि हाँ आप सही हो, आप साधारण हो, ये नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट फॉलो ओल्ड मैकेनिकल मेथड्स ऑफ टीचिंग, उनको जो पुराने तरीके से पढ़ाने के, उनको सिर्फ ऐसा नहीं कि लिखवा दिया, क्लास में बोल दिया, बच्चों ने कॉपी में लिख लिया, याद करके आ गए, पेपर दे दिया, नहीं। उनको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चे सिर्फ उसको याद ना करें, उसे पढ़ें, उसे सीखें, उसे समझें और फिर उस चीज़ को अप्लाई करें। They should try to discover the hidden talent in each learner. हर बच्चे के अंदर क्या कला अलग से छुपी हुई है एकेडमिक्स के अलावा, वो निकालने के लिए उन्हें कोशिशें करनी चाहिए। एंड एनकरेज हिम टू डू हिज बेस्ट डेवलपिंग इट। बेस्ट डेवलपिंग इट मतलब अपना सबसे बेस्ट करना है, उसको डेवलप करते हुए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्कूल्स में एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें भी आपको प्रतिभागी होना चाहिए, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि जब आप फ्री रहेंगे और पढ़ने से ब्रेक लेंगे तब आप क्या करेंगे, ऐसी कौन सी कला है जो आपको आती है। तो उस चीज़ के लिए स्कूल्स को अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट देना चाहिए, जिसके लिए उनको उनका हिडन टैलेंट पहचानने की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी पूरे होते हैं, हमारी यूनिट 4 पूरी होती है। और हम जब यूनिट 5 पे पहुंचेंगे, जिसमें एक बहुत ही सुंदर कहानी है, एक प्रिंसेस की कहानी है, उस वीडियो को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंडिया के नंबर 1 100% फ्री एजुकेशन देने वाले प्लेटफॉर्म पर, यानी कि आपको गूगल पे जाके टाइप करना है magnetbrains.com। जब आप इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, जो कि है CBSE हिंदी मीडियम, और आपकी क्लास जो कि है क्लास 8th। हम सामान्य अंग्रेजी सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ रहे हैं, इट्स सो हैपेंड। तो उसके टैब पर जाएं, वॉच नाउ पर क्लिक करें और आपके पास पूरी लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें आपको सारी यूनिट और इस यूनिट के दिए हुए टॉपिक, उसका मेन रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, समरी और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपको जो वीडियो देखना है उस वीडियो के सामने वॉच नाउ होगा, लिंक होगी, जिसे आप ओपन करेंगे तो वीडियो शुरू हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको समझ में आता है तो वो भी बताएं, और अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम आपकी डाउट्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि आपको यहाँ पर 6 से 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से आपको यहाँ 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिलती है, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, अपने लाइक वीडियोस में शामिल करें। आगे की वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स, अपने सीनियर, जूनियर दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले यूनिट के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।